Hello friends, today we are going to discuss about decision making theory part 4। आज हम निर्णय निर्माण सिद्धांत के चतुर्थ भाग के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। Former 3 lectures have been completed। 3 पूर्व व्याख्यान पूर्ण हो चुके हैं। आज अंतिम और चौथा व्याख्यान है जो निर्णय निर्माण सिद्धांत के इस टॉपिक के साथ ही पूर्ण होगा। आज के इस व्याख्यान में हम 2 निर्णय निर्माण के उपागमों के संदर्भ में जो कि शेष रह गए थे, उन निर्णय निर्माण के उपागमों में 2 सिद्धांतों की परिचर्चा की जाएगी। इसी के साथ निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में परिचर्चा की जाएगी। इसी के साथ निर्णय निर्माण के मुख्य प्रकार क्या हैं, तीसरे इस टॉपिक के बारे में आज परिचर्चा की जाएगी। चौथा और अंतिम हमारा आज का टॉपिक होगा वह है कौन सी मैनेजरियल टेक्निक्स होते हैं, प्रबंध की तकनीक होती है जिनके माध्यम से या जिनका यूज करके निर्णय निर्माण की इस प्रक्रिया को, डिसीजन मेकिंग की इस थ्योरी को और ज़्यादा विकसित स्वरूप में स्थापित किया जा सकता है अथवा डिसीजन की प्रक्रिया को और ज़्यादा इम्प्रूव साइंटिफिक किस आधार पर बनाया जा सकता है, उन टेक्निक्स का हमें यूज करना चाहिए। उन साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके निर्णय निर्माण की इस प्रक्रिया को और गतिशील तथा और अधिक वैज्ञानिक कैसे बनाया जा सकता है, उन पद्धतियों के बारे में भी परिचर्चा की जाएगी। आइए let's get started। Second last model of decision making theory is mixed scanning model। यह निर्णय निर्माण का अंतिम उपागम है जिसे मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। This model of decision making is combination of साइमन मॉडल एंड लिंडब्लॉम मॉडल। मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत जिसे कि बाउंडेड रैशनल मॉडल के नाम से जाना जाता है, सीमित तार्किकता का प्रतिमान, और सेकेंड इज लिंडब्लॉम का मॉडल। लिंडब्लॉम के मॉडल को इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल के नाम से अथवा वृद्धिशील प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। वृद्धिशील प्रतिमान और सीमित तार्किकता के प्रतिमान का कॉम्बिनेशन है मिश्रित, जैसा कि इसका नोमेनक्लेचर मिश्रित मिक्स्ड। ये इन दोनों के मेरिट्स को कंबाइंड करके डिजाइन किया गया प्रतिमान है। इन दोनों के मेरिट्स को यहां कंबाइन किया गया है, इसीलिए इसको मिश्रित प्रतिमान कहा जाता है। नेक्स्ट, इट इज प्रोपाउंडेड बाय एमिताई एजियोनी इन 1967। इस प्रतिमान का प्रतिपादन एमिताई एतिजियोनी के द्वारा 1967 में किया गया है। विच पब्लिश्ड इन हिज आर्टिकल ए मिक्स्ड स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग 1967। यह एमिताई एतिजियोनी के द्वारा लिखित आलेख जिसका शीर्षक था ए मिक्स्ड स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग 1967। मिश्रित प्रतिमान निर्णय निर्माण का तीसरा उपागम। इसका मतलब इन दोनों उपागमों को मिलाकर एक थर्ड अल्टरनेटिव के रूप में, एक अल्टरनेटिव अप्रोच के रूप में एमिताई एजियोनी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, जिसे मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। क्या है मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान? इट इज इन्वॉल्व मेरिट्स ऑफ बोथ अप्रोचेज। मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान इन दोनों उपागमों के गुणों को शामिल करता है। दोनों प्रतिमान जो कि रैशनल प्रतिमान है और जो कि वृद्धिशील प्रतिमान है, इन दोनों के मेरिट्स के स्वरूप में मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान इस बात को स्वीकार करता है कि पूर्ण तार्किकता नहीं हो सकती है।
इसलिए सीमित तार्किकता, जैसा हर्बर्ट साइमन ने कहा है, उस सीमित तार्किकता को, तर्क संगतता को हमें शामिल करना होगा। परंतु इसके साथ साथ वर्दीशील प्रतिमान के उस एडजस्टमेंट की थ्योरी को भी हमें शामिल करना होगा, उस समझौता सिद्धांत को भी शामिल करना होगा, जो विपरीत आइडियोलॉजी के बीच या राजनीतिक चिंतन में विपरीत ध्रुव वाली राजनीतिक विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, मेल जोल स्थापित करता है। इन दोनों को मिलाकर जो प्रतिमान है, अतः हमें सीमित तार्किकता को भी शामिल करना होगा, परंतु उस तार्किकता तक ही हमें रुकना नहीं है, अपितु उसको और आगे उत्तरोत्तर स्ट्रक्चर में सक्सेसिव कंपैरिजन, उत्तरोत्तर तुलना के रूप में आगे की ओर गमन करना है। अतः दोनों प्रतिमानों के गुणों को, मेरिट्स को मिलाकर जिस प्रतिमान का सर्जन किया गया है, उस प्रतिमान को ही एमितियाई एथजियोनी के द्वारा मिश्रित स्कैनिंग अथवा तीसरा उपागम कहा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच है ड्रॉर्स ऑप्टिमम मॉडल, ड्रॉर का इष्टतम प्रतिमान, मैक्सिमाइजर जिसको कहा जाता है, अधिकतम, जिसकी चर्चा हमने की है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर की चर्चा की गई है, उपयोगिता को अधिकतमकरण की चर्चा की गई है। यह अंतिम प्रतिमान है, निर्णय निर्माण सिद्धांतों का अंतिम उपागम है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वाई ड्रॉर के द्वारा किया गया, इसलिए इसे ड्रॉर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। वाई ड्रॉर वाज क्रिटिकल अबाउट लिंडब्लॉम इंक्रीमेंटल मॉडल एज वेल एज रैशनल मॉडल। ड्रॉर का यह प्रतिमान वर्दीशील प्रतिमान और तार्किक प्रतिमान दोनों की ही आलोचना करता है। इसका मतलब है कि वह ठीक उसी तरह से आलोचक रहा है जैसा तार्किक सिद्धांत का आलोचक है, ठीक उतना ही आलोचक वह वर्दीशील प्रतिमान का है। दोनों ही प्रतिमानों की वह आलोचना करता है, परंतु उन दोनों में से कुछ गुण होते हैं जिनको ड्रॉर के द्वारा स्वीकार किया गया है। It is called as Dror model because Dror is proponent of this approach. इस सिद्धांत को ड्रॉर प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस प्रतिमान या उपागम का प्रतिपादन ड्रॉर के द्वारा किया गया है। ड्रॉर इसका प्रोपोनेंट है, इसलिए इसे ड्रॉर मॉडल या अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ड्रॉर सेइंग दैट दिस मॉडल कंसर्न विथ 4 नीड्स। यह मॉडल, ड्रॉर का यह कहना है कि उसका यह प्रतिमान अथवा इष्टतम प्रतिमान, ऑप्टिमल अथवा ऑप्टिमम मॉडल जो है, वह 4 आवश्यकताओं को अंतर्निहित करता है, अथवा इस प्रतिमान के साथ 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स या प्री कंडीशन अटैच्ड हैं। कौन सी हैं? सच है, जैसे कि नंबर 1 नीड्स इज नीड्स फॉर रैशनैलिटी, तार्किकता की आवश्यकता। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले रैशनैलिटी की आवश्यकता होती है। डिसीजन मेकर्स एक रैशनल पर्सन होना चाहिए, तार्किक व्यक्ति होना चाहिए। रैशनैलिटी के आधार पर ही डिसीजन लिया जाएगा, केवल वैल्यू बेस्ड डिसीजन साइंटिफिक नहीं होता है। देन सेकंड नीड्स इज नीड्स ऑफ टेक्निक्स एट लो लेवल। ध्यान से सुनिए, नीड्स ऑफ टेक्निक्स एट लो लेवल, निम्न स्तर पर। इसका मतलब निर्णय केवल अपर लेवल पर ही नहीं होते, लो लेवल पर भी डिसीजन किए जाते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल नेचर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, डेली रूटीन के डिसीजन होते हैं, ऐसे दैनिक निर्णयों का निर्णय नीचे के स्तर पर भी होता है। अतः नीचे के स्तर पर निर्णयन की प्रक्रिया अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तकनीक, जो प्रबंध की तकनीक होती है, उन तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता होती है। देन थर्ड टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ पॉलिसी साइंस अप्रोच एट अपर लेवल। लो लेवल पर मैनेजरियल टेक्निक्स की आवश्यकता होती है, जबकि अपर लेवल पर हाई लेवल स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन का उच्च स्तर होता है, उस उच्च स्तर पर मैनेजरियल टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु उनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, जिसे पॉलिटिकल साइंस में या लासवेल के द्वारा पॉलिसी साइंस अप्रोच कहा गया है। नीति
विज्ञान का दृष्टिकोण या नीति विज्ञान दृष्टिकोण इसे कहा जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, वाइडर एस्पेक्ट की आवश्यकता होती है, जो हाई लेवल स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता है। फोर्थ नीड्स इज नीड्स ऑफ अकाउंट वैल्यू एंड इरेशनल एलिमेंट्स। किसकी आवश्यकता होती है? मूल्यों के महत्व को भी शामिल करने की, अकाउंट लेखांकन की, अर्थात मूल्यों के महत्व को भी लेखांकित किया जाए, उसको भी अकाउंट किया जाए, उसकी भी गिनती की जाए, उसको भी शामिल किया जाए। और इरेशनल एलिमेंट्स, इट मींस ये थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा है कि जब वह रैशनल मॉडल को एक्सेप्ट करता है या रैशनल मॉडल की क्रिटिसिज्म करता है, एक्सेप्ट भी करता है और क्रिटिसिज्म भी करता है। रैशनलिटी को तो वह स्वीकार करता है, परंतु सदैव रैशनलिटी के आधार पर ही डिसीजन नहीं होते हैं। अनेक बार डिसीजन मेकर्स को इरेशनलिटी का भी यूज करना होता है। अब ये आप सोच रहे हो कि अतार्किकता कैसी? कई बार आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर और जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं या विदेशों से आने वाले चीफ गेस्ट होते हैं, उनका वेलकम किया जाता है रूल्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू ड्रॉस ऑप्टिपर मॉडल और अदर मॉडल। आपको रूल को फॉलो करना चाहिए, परंतु आप तर्क को त्याग कर या तर्क को साइड में रखकर, दूर रखकर कई बार आप दिल से सोचते हैं। यही अतार्किकता है कि हमेशा रैशनलिटी से डिसीजन नहीं लिया जाता। कई बार हमें मूल्यों को महत्व देना पड़ता है, कई बार हमें भावनाओं को महत्व देना पड़ता है, इसलिए अतार्किकता को की भी आवश्यकता होती है। ये चार आवश्यकताएं ड्रॉर के द्वारा अपने इष्टतम प्रतिमान में इष्टतम लक्ष्य को अचीव करने के लिए बताई गई है। देन इट सपोर्ट्स टू एक्स्ट्रा रैशनलिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, शो नॉन एज एक्स्ट्रा रैशनलिटी मॉडल। यहां आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां ड्रॉर ने ये कहा है कि अतार्किकता या मूल्यों की भी आवश्यकता, दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है? वर्दीशील प्रतिमान में जिस रैशनलिटी की बात कही गई है, जिस वर्दीशील या उत्तरोत्तर या सक्सेसिव कंप्रेहेंसिव की बात कही गई है, उसके अलावा भी हमें हाई लेवल की रैशनलिटी नहीं चाहिए, अपितु जो मीडियम लेवल की रैशनलिटी है या टू बी एनएफ रैशनलिटी, उसमें एक एक्स्ट्रा रैशनलिटी की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त तार्किकता की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त तार्किकता को, अतिरिक्त तर्क संगतता को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए इस प्रतिमान को अतिरिक्त तार्किकता का प्रतिमान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दिस अप्रोच इज पॉलिसी मॉडल और फीडबैक मॉडल। एकमात्र यही प्रतिमान है जिसे नीति प्रतिमान के नाम से, पॉलिसी मॉडल के नाम से, अथवा जहां प्रतिक्रिया, प्रतिसंवरण तंत्र को भी शामिल किया गया है। आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन का जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका फीडबैक क्या है, उस निर्णय के पीछे जनता की क्या भावनाएं हैं, उसको भी अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट, it is 3 steps meta policy, then policy formulation and then post policy making. Meta policy formation, policy formation and post policy making, it means यह डिसीजन मेकिंग की 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, जिसे पास्ट नीति निर्माण कहते हैं। पूर्व नीति निर्माण, नीति बनाने से पहले नीति निर्माण, नीति का निर्माण करने पर, और उत्तर नीति निर्माण, नीति का निर्माण करने के बाद 3 स्टेप्स पर यह आगे बढ़ता है, जिसकी 18 अवस्थाएं होती हैं, 18 अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेज होती हैं। 3 चरणों की 18 अवस्थाएं होती हैं, जो बेसिकली 3 स्टेप्स से जुड़ी होती हैं। पहला स्टेप्स मेटा पॉलिसी मेकिंग, सेकेंड स्टेप्स पॉलिसी मेकिंग एंड थर्ड स्टेप्स पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी मेकिंग। 3 स्टेप्स के माध्यम से डिसीजन को टेकअप किया जाता है। देन नेक्स्ट, इसी के साथ अपना ये सिद्धांत और डिसीजन मेकिंग के जो मेजर 8 अप्रोचेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। निर्णय निर्माण सिद्धांत के 8 प्रतिमानों का जिक्र
3-4 व्याख्यानों में किया जा चुका है अब तक। और अब इसके बाद डिसीजन मेकिंग थ्योरी और प्रोसेस को जो अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स और एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो कौन से तत्व हैं जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से तत्व हैं? नंबर 1 इज फर्स्ट फैक्टर लीगल स्ट्रक्चर। जो भी आप डिसीजन करते हैं उस निर्णय की क्या वैधानिक संरचना है, क्या उसके पीछे लीगल एक्सेप्टेंस है। जरूरी है कोई भी निर्णय तभी सही होगा या तभी वो निर्णय माना जाएगा जब उसके पीछे अथॉरिटी होती है, जब उसके पीछे अधिसत्ता होती है। सेकेंड इज टाइमिंग। समय तत्व का बड़ा महत्व होता है निर्णय की प्रक्रिया में। सही समय पर लिया गया सही निर्णय संगठन को उत्तरोत्तर सफलताओं की ओर अग्रसर करता है, ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करता है, बुलंदियों को छूने की ओर आगे बढ़ाता है। परंतु समय रहते अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो यह आपके संगठन का की असफलता का सबसे बड़ा कारक होगा। देन ऑब्जेक्टिव्स, आपके संगठन के उद्देश्य, ये रीढ़ की हड्डी होता है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का रूट होता है, जड़ है। उद्देश्यों के लिए ही निर्णय किया जाता है अथवा निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं है। देन नेक्स्ट फैक्टर्स इज मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। यह बिजनेस का रूल्स है, इसलिए यहाँ जैसा कि मैंने बताया पहले भी आपको, क्लासिकल थ्योरिस्ट ये मानते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंसेज नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इस बिजनेस का अथवा इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का रूल ही यही है कि यहाँ प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जाता है और रिस्क और कॉस्ट को मिनिमम किया जाता है। ये प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। देन अदर्स फैक्टर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। निर्णयकर्ता अथवा निर्णय संगठन के द्वारा लिया जाने वाला, व्यक्ति के द्वारा लिया जाने वाला, सरकार के द्वारा किया जाने वाला निर्णय, इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाने वाला निर्णय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश से प्रभावित होता है। भले ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन हो अथवा फैमिली का डिसीजन हो अथवा WTO का डिसीजन हो, वह सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से डेफिनेटली इफेक्टेड होता है। देन रैशनैलिटी, यह तो निर्णय प्रक्रिया का आधार तत्व होता है कि जो भी डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर्स होता है, वह रैशनल होना चाहिए, उसमें तार्किकता, तर्कसंगतता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो निर्णय लिए जाते हैं बेसिकली वो कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इसे कहा जा सकता है। निर्णय के मुख्य प्रकार क्या है, निर्णय के मुख्य प्रकारों पर परिचर्चा करेंगे। आइए, नंबर 1 इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। व्यक्तिगत और समूह निर्णय। एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में कोई व्यक्ति निर्णय करता है उसको व्यक्तिगत निर्णय कहा जाता है। जैसे कि छोटे संगठनों में बेसिकली 1 पर्सन ही मैनेजर, एज एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए ऑर्गेनाइजर वह सारे कार्य करता है, इसलिए उसका निर्णय इंडिविजुअल डिसीजन होता है। परंतु बड़े संगठनों में, जो विस्तृत संगठन होते हैं, उन बड़े संगठनों में एक समूह के द्वारा कलेक्टिव टीम के रूप में डिसीजन लिया जाता है, टीम वर्क के रूप में डिसीजन करते हैं, इसलिए उसको ग्रुप डिसीजन कहा जाता है। देन नेक्स्ट प्राइवेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। निजी व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, जो पर्सनल निर्णय होते हैं, अपने जीवन से संबंधित निर्णय होते हैं, वो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। प्राइवेट लाइफ से संबंधित निर्णय होते हैं, वो व्यक्तिगत निजी निर्णय होते हैं। जबकि जो संगठन से संबंधित होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहा जाता है। देन बेसिक एंड डेली रूटीन डिसीजन। आधारभूत निर्णय जो संगठन के संचालन से संबंधित, पॉलिसी से संबंधित, प्रोग्राम से संबंधित होते हैं, ऐसे निर्णयों को आधारभूत निर्णय या बेसिक डिसीजंस कहा जाता है। जबकि दैनिक क्रियाक्रम या संगठन की ऑपरेटिव एक्टिविटीज जो होती हैं उनको संचालित करने के जो डिसीजन होते हैं उनको दैनिक क्रिया के निर्णय कहा जाता है। देन नेक्स्ट प्लान एंड अनप्लान डिसीजंस। नियोजित और अनियोजित निर्णय। अल्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड का यह कहना है कि निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, नियोजित निर्णय और अनियोजित। जिस निर्णय के पीछे एक प्लान होता है, एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, पूर्व निर्धारित समयावधि होती है,
उस पूर्व निर्धारित समय अवधि में निश्चित जो एम्स होते हैं, उन एम्स को अचीव करने के लिए डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मीन्स होते हैं और लिमिटेड नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है तो उसे प्लान डिसीजन कहते हैं। और यदि संगठन में इमीडिएटली क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स, इमीडिएटली इमर्ज होने वाली समस्याएं, इमीडिएटली आपको कोई डिसीजन करना है, ऐसे निर्णय नियोजित नहीं अनियोजित निर्णय होते हैं। अथवा बिना सोचे समझे जो निर्णय किया जाता है वो निर्णय भी अनियोजित निर्णय होते हैं। देन नेक्स्ट, शॉर्ट टाइम पीरियड डिसीजन एंड लॉन्ग टाइम पीरियड डिसीजन। छोटी समय अवधि के लिए अल्पकालिक निर्णय और दीर्घकालीन बड़ी समय अवधि के लिए जो दशकों के लिए पंचवर्षीय योजना 5, 7 साल 10 साल के लिए निर्णय लिए जाते हैं वो लंबा अवधि या दीर्घ अवधि के निर्णय होते हैं, जबकि डेली रूटीन के निर्णय या अल्पकाल के निर्णय छोटे निर्णय होते हैं, लघु समय अवधि के डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण की तकनीकी। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण कैसे लिया जाता है, निर्णय कैसे लिया जाता है, निर्णय को और ज्यादा वैज्ञानिक कैसे बनाया जा सकता है, निर्णय लेने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उन तरीकों को ही निर्णय की तकनीक कहा जाता है। जैसा पहले बताया, टेक्निक मीन्स ए स्टाइल ऑफ कंप्लीट एनी फंक्शन, किसी कार्य को निष्पादित करने का कोई तरीका जो होता है उसको तकनीक कहा जाता है। नंबर 1 टेक्निक्स, फर्स्ट टेक्निक्स इज इंट्यूशन मेथड। इंट्यूशन मेथड अंतर्दृष्टि विधि, इसे सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यक्ति अपने अंतर्मन से, अपनी बुद्धि से जो निर्णय करता है उसको जो उचित लगता है, चिंतन करने के पश्चात कि उसको क्या करना चाहिए, अगर वह निर्णय करता है तो ऐसी तकनीक को अंतर्दृष्टि विधि कहा जाता है। पूरा डिस्कशन हो चुका है, प्रक्रिया संचालित हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, विचारों को अभिव्यक्त किया जा चुका, उसके बाद व्यक्ति पर छोड़ दिया गया कि आपकी अंतर आत्मा जो कहती है वैसा निर्णय। जैसे कि भारतीय संविधान में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में कि व्यक्ति को अपनी अंतः आत्मा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उस धर्म के अनुसार आचरण करने, कपड़े पहनने, भोजन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। यद्यपि ये युक्ति युक्त स्वतंत्रता है, परंतु इसे ही कहा जाता है अंतरात्मा। आपको जो अच्छा लगता है, बिना किसी दबाव के आप जो निर्णय कर रहे हैं उसे अंतर्दृष्टि निर्णय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट टेक्निक इज फैक्चुअल मेथड, तथ्यात्मक विधि, जहां वैल्यूज को महत्व नहीं दिया जाता, केवल और केवल फैक्ट्स और फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। जो आपके पास अवेलेबल फैक्ट्स हैं वो तथ्य क्या कहते हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपको डिसीजन लेना है। इसी तथ्यात्मक डिसीजन मेकिंग मेथड कहा जाता है। देन नेक्स्ट टेक्निक्स एम्पिरिकल मेथड, अनुभवात्मक पद्धति। आपको निर्णय लेने से पहले इस तकनीक के माध्यम से यह जानना होगा कि अब तक का आपका अनुभव क्या कहता है, आपने जो जीवन में अनुभव किया है उस अभ्यास को, उस अनुभव को महसूस करना होगा। जैसे कि कोई बालक ये कहे कि तापमान, तो तापमान को यदि आप बाहर, घर से बाहर निकलकर धरती को स्पर्श करके अपने शरीर से महसूस करते हैं, इसको कहते हैं अनुभवात्मक। जैसा कहा जाता है नहीं, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, इसका मतलब, इस कहावत का मतलब है कि अनुभव के कारण ही मेरे बाल सफेद हुए। हालांकि उसका वैज्ञानिक रीजन अलग हो सकता है, परंतु यहाँ केवल यह कहावत कहने का अभिप्राय यह है कि वह अनुभव को अभिव्यक्त कर रहा है। इसलिए अनुभव के आधार पर आप कोई निर्णय करते हैं उसको अनुभवात्मक पद्धति कहते हैं। देन नेक्स्ट मेथड इज कंसिडर्ड मेथड, विचार मत पद्धति। विचार मत पद्धति का मतलब होता है उस ठीक वैसी ही समस्या जो पूर्व में रही है, ऐसी समस्या के बारे में बौद्धिक प्रवर्ग की क्या राय है, प्रशासनिक संवर्ग की क्या राय थी, राजनीतिक प्रतिनिधियों की क्या राय थी, उस पर ध्यान देना होगा। अलग अलग लोगों से बातचीत करनी होगी, वो क्या विचार रखते हैं, उन सब विचारों का इंटीग्रेटेड
अपने को एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, उसके बाद जो निर्णय लेते हैं, ऐसे निर्णय की तकनीक को विचार मत पद्धति कहा जाता है। देन नेक्स्ट मेथड इज ऑपरेटिंग रिसर्च मेथड, जिसे प्रचालन या क्रियात्मक शोध प्रविधि के नाम से जाना जाता है। यह बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है। इसके अंतर्गत आपको उन क्रियाओं के संचालन से संबंधित स्टेप्स को फॉलो करना है, जो मुख्यतः 6 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप डिसीजन लेते हैं। कार्य को निष्पादित करने के लिए आपको रिसर्च को ध्यान में रख अनुसंधान करना पड़ता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आइडेंटिफाई करना होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, डेटा कलेक्शन करना होता है और उसके अल्टरनेटिव्स की रिसर्च करना होता है। उसके बाद आप कोई निर्णय कर सकते हैं। निर्णय की ऐसी पद्धति को ऑपरेटिंग रिसर्च मेथड कहा जाता है। देन लाइनर प्रोग्राम मेथड, रेखीय कार्यक्रमण विधि। ऐसी रेखीय कार्यक्रमण विधि का मतलब है कि एक लाइन का निर्माण करना होता है। अब डिफरेंट लाइन क्रिएशन करके हम ये देखते हैं कि इस निर्णय की क्या लाभ और हानि हो सकते हैं, कौन से मेरिट और डीमेरिट्स हो सकते हैं, संगठन के प्रॉफिट और संगठन की कॉस्ट के बारे में एनालिसिस करना होगा। इस आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसको रेखीय कार्यक्रमण विधि कहा जाता है। देन नेक्स्ट टेक्निक्स कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक, कंप्यूटर अनुरूपण तकनीक। इसे अनुरूपण, इसका मतलब है कि वैसा ही एक स्वरूप तैयार करना। कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के टेक्निक्स के माध्यम से एक सिमुलेशन तैयार किया जाता है। जो घटना होने वाली है, वास्तविक जीवन में घट सकती है, उस घटना का इमेजिन किया जाता है, कल्पना की जाती है और कल्पना के माध्यम से ये घटना को घटित किया जाता है और उस दौरान उसके क्या उपाय हो सकते हैं, इन उपायों के बारे में भी चर्चा की जाती है। जैसे कि मॉक ड्रिल करना, आग लगने पर क्या होगा और किस तरह से आग पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, इसकी मॉक ड्रिल करना। पेट्रोल पंप पर आग लगने की अग्निशमन घटनाओं को अनुरूपित करना कंप्यूटर अनुरूपण तकनीक कहलाता है। आभासी रूप में आप घटनाओं को सर्जित करते हैं। देन नेक्स्ट मोंटे कार्लो मेथड। यह यूनान के प्रसिद्ध शहर मोनाको का एक छोटा सा शहर था जिसे मोंटे कार्ले के नाम से जाना जाता। मोनाको सिटी का एक छोटा सा मॉडर्न कस्बा जिसे मोंटे कार्ले कहा जाता था, उसका शाब्दिक अर्थ यूनानी भाषा में खुशी की लहर होता है। मोंटे कार्लो मेथड के अंतर्गत लोगों से बातचीत करके निर्णय लिया जाता है और इस निर्णय की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए इसे मोंटे कार्लो या खुशी की लहर विधि के नाम से भी जाना जाता है। देन क्विकिंग मेथड, यह बेसिकली मोंटे कार्लो विधि की एक नेक्स्ट स्टेज होती है, जहां पर आपको पहला जो स्टेप्स लिया है या स्टेप्स बाय स्टेप जो डिसीजन लिया है, फर्स्ट स्टेप्स का रिजल्ट तय करेगा सेकंड स्टेप क्या होगी, देन सेकंड स्टेप्स का रिजल्ट तय करेगा थर्ड स्टेप क्या होगी, देन आपको आगे बढ़ना है। इसे क्विकिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट गेमिंग मेथड अथवा खेल पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। इस पद्धति का प्रतिपादन, खेल सिद्धांत या खेल पद्धति, निर्णय निर्माण की खेल पद्धति का प्रतिपादन मॉगेस्टॉन और वर्नी न्यूमैन के द्वारा किया गया है। यहां ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी फर्म की तरह दूसरी फर्म को कॉम्पिटिटिव फर्म माना जाता है और यह डिसीजन इस तकनीक के द्वारा लिया जाता है कि यदि सामने वाली फर्म या कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी अगर प्राइस पॉलिसी में कुछ चेंज करती है तो उसका अपने पास अल्टरनेट क्या होगा। बेसिकली इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतियोगी खिलाड़ियों की जो रणनीति होती है, विपक्ष की जो रणनीति होती है, उसे हमें अपनाना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल, जो ब्रिटिश कैबिनेट की विशेषता है।
आपको विद्यमान सरकार जिसका संचालन कर रही है, जो गवर्नमेंट सत्ता पक्ष में है, उसी के पैरेलल आपको विपक्ष में होते हुए भी ऐसे ही कैबिनेट का सर्जन करना होता है, जिसको छाया यदि वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं होगा तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाओगे, आपकी तरफ से इसका दावेदार कौन होगा, इसे शैडो कैबिनेट कहा जाता है। देन नेक्स्ट टेक्निक्स इज ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, मानसिक विक्षोभ विधि। मानसिक विक्षोभ विधि का प्रतिपादन बेसिकली यूएस में 1938 में किया गया और इसके प्रमुख समर्थक एएफ ऑर्सबॉर्न थे। इस विधि के प्रतिपादक ऑर्सबॉर्न थे। ऑर्सबॉर्न ने यह बताया कि निर्णय लेने से के पहले हमें लोगों की रैशनैलिटी को इमर्ज होने की अपॉर्चुनिटी देनी होगी। 10 से 15 लोगों का एक समूह बनाना चाहिए जो डिसीजन ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप डिसीजन होगा। इन सब लोगों को अपने अपने विचार अभिव्यक्त करने की, अपनी राय अभिव्यक्त करने की, अपने आइडियाज को वॉइस देने की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा दिया, मानसिक विक्षोभ मतलब मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, क्या अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया है, उस आइडिया को बाहर आने का अवसर दिया। हालांकि एक दूसरे को इस आइडियाज के बारे में नहीं बताया जाएगा, सीक्रेट रहेगा, गोपनीयता को रखा जाएगा कि ए पर्सन ने क्या आइडिया दिया है, बी पर्सन को नहीं पता, बी पर्सन ने जो आइडिया दिया वो ए या सी है, अदर पर्सन को नहीं पता होगा। इसलिए इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि कहा जाता है। मानसिक विक्षोभ, मन में क्या उद्वेलना है उसको उद्वेलित होने दीजिए, उसको बाहर आने दीजिए, ताकि निर्णय की प्रक्रिया में कुछ सृजनशीलता आ सके, कुछ नयापन आ सके, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आ सके। देन नेक्स्ट सिनेटिक्स और कंसेंसस मेथड, यह सहमति विधि अथवा मानचित्रण विधि कहलाती है। मानचित्रण विधि का प्रतिपादन विलियम गार्डन के द्वारा किया गया है। मानचित्रण विधि में जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, उन ग्रुप्स के मेंबर्स को रिटर्न में अपने आइडियाज देने होते हैं। वो सबके आइडियाज, सब अपने अपने आइडियाज लिख देते हैं और इन आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता है। ये फेस टू फेस बातचीत नहीं की जाती है, रिटर्न में उनके आइडियाज होते हैं। उन सब के बाद फाइनल डिसीजन है वो डिसीजन मेकर के द्वारा लिया जाता है। बेसिकली ये एक ड्राफ्ट मेथड होता है, प्रारूप मेथड होता है, जहां ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, मेनी पर्सन्स के द्वारा मानचित्रण कर दिया जाता है कि उनके अनुसार निर्णय क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या निर्णय। इस निर्णय को सब व्यक्ति अपने अपने निर्णय को डिजाइन करेंगे, उसके बाद डिसीजन मेकर के पास ये सभी प्रारूप चले जाएंगे, जिसके लास्ट में और जिसके अंत में निर्णय केवल डिसीजन मेकर को करना होता है। देन नेक्स्ट नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स, सामान्य समूह तकनीक। इसे राउंड रोबन पद्धति भी कहा जाता है। इसका मतलब गोलाकार स्वरूप में, राउंड के स्वरूप में जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उन ग्रुप मेंबर्स के द्वारा डिसीजन के बारे में अपने अपने विचारों को प्रकट किया जाता है और उसके बाद डिसीजन मेकर्स के द्वारा निर्णय किया जाता है। बेसिकली तीनों ही मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, सिनेटिक्स मेथड्स एंड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक मेथड, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है। एक मानक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के द्वारा, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी 1930, 29, 30 एंड 31, 1930, 31 और 32 की जो गोलमेज सम्मेलन हुए, उन गोलमेज राउंड टेबल जिसको कहा, ऐसे राउंड टेबल ये राउंड रॉबिन पद्धति कहा जाता है, जहां निर्णय के जो मानचित्रण होते हैं गोलाकार स्वरूप में सबके पास पहुंचाए जाते हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। देन नेक्स्ट टेक्निक इज डेल्फी टेक्निक। डेल्फी यह यूनानी भाषा का शब्द है। डेल्फी शब्द का प्रयोग बेसिकली प्राचीन यूनान में उस महिला पुजारिन के लिए किया जाता था जो देववाणी, उसकी जो भविष्यवाणी करती थी और उसके मुख से निकलने वाली, ऐसी महिला पुजारिन के मुख से जो बात निकलती थी उसको भविष्यवाणी के रूप में, किसी के जीवन के बारे में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसको डेल्फी कहा जाता था। यह बेसिकली काल्पनिक विधि होती है। निर्णय कैसा लिया जाएगा, निर्णय का क्या प्रभाव होगा, यह आपको काल्पनिक रूप से चित्रण करना होता है। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा वो वास्तविकता से इसका संबंध नहीं, केवल कल्पना मात्र से। जैसे आप ये सोचने लग जाएं कि आपको नौकरी मिलेगी, आप कलेक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनने के बाद क्या करेंगे, ये कल्पना है। यद्यपि यथार्थ में सत्य भी हो सकती है,
परंतु जब आप नहीं हो उस स्थिति में, तब ये आप इमेजिन करते हो, तब आपकी इमेजिनरी पिक्चर जो होती है उसको ही डेल्फी टेक्निक कहा जाता है। देन नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ट्री मेथड। इसे निर्णय वृक्ष विधि कहा जाता है। जैसे ब्रांच टू ब्रांच होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती, ऐसे ही डिसीजन ट्री मेथड में भी निर्णय की प्रक्रिया शाखाओं की तरह, जो पेड़ की ब्रांचेज होती, पेड़ होता है ब्रांचेज हो अलग अलग, ऐसे जो ब्रांचेज होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। निर्णय की प्रक्रिया भी ऐसे ही कलेक्टिव मेथड के माध्यम से ही निर्णय संपादित होना चाहिए, निर्णय को पूर्ण किया जाना चाहिए। ये अबाउट टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग जो ऊपर दी गई तकनीकें थी वो निर्णय निर्माण की प्रमुख तकनीकें थी। निर्णय निर्माण के संदर्भ में 8 मेजर अप्रोचेज रही है। डिसीजन बेसिकली केवल एक डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है, निर्णय व्यक्तिगत जीवन में भी लिया जाता है, निर्णय सामाजिक जीवन में लिया जाता है, आर्थिक जीवन में लिया जाता है, राजनीतिक जीवन में लिया जाता है, सभी जीवन के विविध क्षेत्रों में निर्णय लिया जाता है। इसलिए निर्णय निर्माण के इन सिद्धांतों को आप न केवल लोक प्रशासन में, न केवल राजनीति विज्ञान में, अपितु अर्थशास्त्र, नीति विज्ञान, पब्लिक पॉलिसी अप्रोचेज और साइकोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक विषय से जुड़ी हुई अवधारणाएं और चिंतन नहीं है, अपितु ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है। इसलिए निर्णयन व्यक्ति के जीवन में, संगठन के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका एक निर्णय तय करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आप क्या बनोगे, आप कैसे व्यक्ति हो। किसी देश का निर्णय, जैसे वर्तमान कोरोना की महामारी में कोई देश क्या निर्णय ले रहा है, यह निर्णय केवल एक देश और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्र अध्यक्ष का निर्णय नहीं है, यह निर्णय लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। सही समय पर लिया गया निर्णय आपके जीवन को, जीवन के संकट को, जीवन के भविष्य को, आपके जीवन का निर्धारण करेगा। इसलिए कहा जाता है निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होता है। और इसी के साथ आज का यह टॉपिक खत्म हुआ। और यदि आपको मेरा यह व्याख्यान पसंद आया हो तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको मेरे इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।